तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल EBI पर। पिछले व्याख्यान या पिछले लेक्चर तक हमने जो ऑटोपोडा क्लासिफिकेशन है उसका एक पोर्शन देख लिया था, और आज हम जो ऑटोपोडा के आगे का जो सब फाइलम है यानी कि जो सब फाइलम मैंडिबुलेटा है उसका अध्ययन करेंगे या उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम मैंडिबुलेटा का वर्गीकरण करते हैं तो इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है क्रस्टेशिया, दूसरा वर्ग है इंसेक्टा, तीसरा है किलोपोडा, चौथा है डिप्लोपोडा, पांचवा है सिम्फाइला और चौथा है पोरोपोडा। तो सबसे पहले हम यदि क्रस्टेशिया की बात करते हैं तो इसके अंदर दार्वा अवस्था के अंदर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, और हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो लार्वा अवस्था है वो नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोया, माइसिस आदि प्रकार की हो सकती है, अर्थात यहाँ पर प्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाएगा। तो सबसे पहले जब हम क्रस्टेशिया के बारे में बात करते हैं तो उसके आवास के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांशतः क्या होते हैं, जलीय होते हैं, और जलीय के अंदर भी अधिकांशतः ये लवण जल में रहते हैं यानी कि समुद्री जल में निवास करते हैं, और कुछ प्राणी हैं वो स्वच्छ जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। यदि हम इनके बाह्य कंकाल की बात करें तो इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन से तो निर्मित होता है, लेकिन यहाँ पर जो काइटिन होती है वो अन्य प्राणी की तुलना में यानी कि जो और अधिक वर्ग अपन ने अध्ययन किए थे उनकी अपेक्षा में यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब कि जो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल होता है वो कैल्सीभूत होता है। तीसरी बात, यदि अपन यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स या शरीर के संगठन की बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, सिफेलोथोरैक्स पाया जाएगा। यदि अपन यहाँ पर उपांग की बात करें तो जो वर्ग क्रस्टेशिया है उनके उपांग कैसे होते हैं, द्विशाखित होते हैं, मतलब उनमें 2 शाखा पाई जाती हैं। यदि अपन अगले लक्षण की बात करें और यहाँ पर उपांगों की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हेड होता है या फिर जो शीर्ष होता है उसमें 6 खंड पाए जाते हैं, और संवेदन के रूप में संयुक्त नेत्र और मध्य नेत्र पाए जाते हैं, और 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जिनमें से 1 जोड़ी उपांग एंटीन्यूल के रूप में, 1 जोड़ी एंटीना के रूप में, 1 जोड़ी मैंडिबल के रूप में और 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाती है। तो जब अपन इनका कुल करते हैं, इनका टोटल करेंगे तो हमें 5 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे। अब यदि अपन देहगुहा की बात करते हैं तो यहाँ पर देहगुहा क्या होती है, कई कंपार्टमेंट यानी कि जैसे हमारे रूम होते हैं वैसे ही यहाँ पर देहगुहा क्या हो जाती है, अनेक रूम में या अनेक कक्षों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और इसी कारण हम इसे हिमोसील कह देते हैं, क्योंकि जो कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर रक्त या ब्लड है वो भरा हुआ रहता है जिसके अंदर उत्तक डूबे हुए रहते हैं। यदि हम आगे परिसंचरण तंत्र की बात करें तो यह खुला होता है, क्योंकि जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें जो रक्त है उसके अंदर ही क्या होते हैं, उत्तक। जैसे नदी में जब अपन कोई द्वीप को देखते हैं वैसे ही द्वीपों की भांति जो उत्तक है वो रक्त के अंदर डूबे हुए रहते हैं। यदि हम हृदय की बात करें तो ये डोर्सल साइड यानी कि पृष्ठीय हिस्से की ओर होगा, मतलब कि पीछे की ओर होगा, और यह संकुचनशील होता है। इसके बाद में यदि अपन उत्सर्जन की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्थोपोड प्राणी जो जलीय आवास में निवास करते हैं उनमें ग्रीन ग्रंथि या कोक्सो ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एंटीनल ग्रंथि भी पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। यदि अपन यहाँ पर इनके लिंग की बात करें तो नर और मादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं, और इसी कारण हम इन्हें एक लिंगी कह देते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल कह देते हैं। इसी प्रकार की अपन जनन ग्रंथि की बात करें तो ये युग्म के रूप में यानी कि जोड़े के रूप में क्या होती है, पाई जाती है, मतलब जोड़े में रहती है, और यहाँ पर जो इसका एब्डोमेन होता है उसके डोर्सल साइड में क्या रहती है, उपस्थित होती है। यदि हम शुक्राणु वाहिनी की बात करें तो इसके अंदर इसका जो छिद्र है ये जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, और ये जो छिद्र होता है वो स्टर्नाइट
के ऊपर उपस्थित होता है और स्तनाइड पर जो जनन सिद्ध होता है उसके द्वारा जो शुक्राणु वाहिनी होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर खुलती है। यदि अपन अंडे की बात करें तो अधिकांश प्राणियों में मध्य पित्त की अंडे पाए जाते हैं। और यदि इसके आगे अपन परिवर्धन अवस्थाओं की कुछ बात करें और हम विदलन का अध्ययन करें तो हम देखेंगे जो क्रस्टेशिया प्राणी है उन अधिकांश प्राणियों में कैसा विदलन पाया जाता है, सतही विदलन पाया जाता है। और यदि अपन परिवर्धन की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे कि नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोइया, माइसिस और आदि। हम इन लार्वा अवस्थाओं का आगे अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरा वर्ग इंसेक्टा देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्ग इंसेक्टा है इसके अंदर 6 पैर या 6 लेग्स पाए जाते हैं, यानी कि जो पैरों की संख्या या टांगों की संख्या है वो 6 होती है। और इसी के आधार पर हम इसे हेक्सोपोडा भी कह देते हैं। हेक्सा का मतलब होता है 6 और पोडा का मतलब होता है पैर। अब यदि हम इंसेक्टा की बात करें और हम ये सोचें कि हम इंसेक्टा यानी कि कीट के अंदर किन प्राणियों को रखा जाए तो इसके लिए एक परिभाषा आती है कि ऐसे प्राणी जिनके पास 3 जोड़ी क्या हो, लेग्स हो यानी टांगें हो, और साथ में क्या हो, उसके साथ में 1 जोड़ी पंख उसके अंदर पाए जाते हो, तो ऐसे प्राणियों को हम किसके अंदर रखेंगे, इंसेक्टा के अंदर रखेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर शरीर का विभाजन देखें तो यहाँ पर तीनों शरीर, शीर्ष यानी कि हेड, वक्ष यानी थोरैक्स और जो उदर यानी कि एब्डोमेन है वह तीनों स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। यदि हम हेड की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र और 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं संवेदी अंग के रूप में पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला और लेब्रियम। अब यदि हम मुख हुआ यानी कि बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की बात करें तो यहाँ पर फेरिंग्स से पहले एक संरचना पाई जाती है जिसे हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलग अलग कीट होते हैं वो अपनी आसन क्रियाओं के अनुसार उनके जो मुखांग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार का भोजन वे प्राप्त करते हैं उसी आधार पर उनके मुखांग है वो अनुकूलित हो जाते हैं। और जो यहाँ पर थोरैक्स है वो यहाँ पर 3 खंडों में पाया जाता है, और इसे हम अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष कहते हैं। अग्रवक्ष को अपन प्रोथोरैक्स कहते हैं, मध्य वक्ष को मेसोथोरैक्स और पश्च वक्ष को मेटाथोरैक्स कहते हैं। अब यदि हम वक्ष की बात करें तो वक्ष के जो तीनों खंड है वहाँ पर 1 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और जो दूसरा या तीसरा खंड होता है वहाँ पर 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। अब यदि अपन उदर की बात करें तो यहाँ पर 9 से 11 खंड होते हैं, और जो 11वां खंड होता है वो केवल भ्रूण के अंदर पाया जाता है। और जो टेल्सन यानी जो पुच्छ खंड होता है वो अवशेषी होता है, अर्थात विकसित नहीं होता या फिर कार्यशील नहीं होता। यदि हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पर यकृत नहीं पाया जाता लेकिन लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यदि हम उत्सर्जन अंग की बात करते हैं तो जो कीट वर्ग के प्राणी हैं उसमें उत्सर्जन मैलपिजी नलिकाओं के द्वारा होता है। यदि अपन श्वसन की बात करें तो यहाँ पर जो श्वसन है ट्रेकिया और दैहिक सतह दोनों के द्वारा होता है। चूंकि जो कीट समूह के प्राणी है या जो इंसेक्टा वर्ग के प्राणी है वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं और बहुत अधिक विविधता दर्शाते हैं आवास के आधार पर। तो यहाँ पर श्वसन है वो दोनों के द्वारा यानी कि ट्रेकिया और दैहिक सतह दोनों के द्वारा होता है। यदि अपन मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर मस्तिष्क में वो 3 भागों में विभाजित रहता है, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। अब यदि हम संवेदन की बात करें तो जैसा कि
हमने चर्चा की कि शीर्ष के ऊपर या हेड के ऊपर यहाँ पर कंपाउंड आइज यानी कि संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर लिंग है वो पृथक होते हैं यानी कि नर और मादा पृथक होते हैं और ऐसी स्थिति को अपन एक लिंगी प्राणी कहते हैं। यहाँ पर अंडे हैं वो मध्य पृथक की होते हैं, मतलब कि यहाँ पर पृथक की मात्रा होती है वो मीडियम होती है, नहीं बहुत ज़्यादा होगी और नहीं बहुत कम होगी और विदलन सतही प्रकार का होता है। यहाँ पर जब अपन परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात यह अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यदि अपन ऑर्थोपोडा की बात करें तो इन्हें आगे दो उपवर्गों यानी कि सब क्लास में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन पहला उपवर्ग देखते हैं वो एटेरिगोटा है और दूसरा देखते हैं वो टेरिगोटा है। टेरिगोटा का मतलब होता है पंख और ए का मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो ये ऐसे कीट वर्ग के प्राणी हैं जिनमें पंख अनुपस्थित होता है और टेरिगोटा के सदस्यों में जो कीट होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर अपन उधर की बात करें एटेरिगोटा में तो यहाँ पर उपांगों के रूप में सरकाई और स्टाइल पाई जाती है, लेकिन जो टेरिगोटा प्राणी है उनमें केवल सरकाई पाई जाती है और उसके उदर खंड में और कोई भी उपांग नहीं पाए जाते। यदि अपन कायंत्रन की बात करें तो जो एटेरिगोटा के प्राणी हैं वो उनमें जो कायंत्रन होता है वो आंशिक रूप से होता है या फिर पूर्णतः अनुपस्थित होता है। लेकिन यदि टेरिगोटा के प्राणी की बात करें तो यहाँ पर कायंत्रन पूर्ण होता है या फिर अपूर्ण हो सकता है। यदि अपन उदाहरण की बात करें तो टेरिगोटा का सबसे अच्छा उदाहरण लेपिज्मा है और टेरिगोटा का उदाहरण लोकस्ट है। जब हम तीसरा वर्ग यानी कि क्यूलोपोडा को देखते हैं तब हम पाते हैं कि इनका जो आवास है वो स्थलीय होता है, अर्थात यह ज़मीन पर रहते हैं और जल में इनका निवास नहीं पाया जाता। उसके बाद में यदि अपन इनका सामान्य नाम देखते हैं तो इन्हें सामान्यतः सेंटीपीड कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शरीर है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन यानी कि शीर्ष, वक्ष और उदर में स्पष्ट रूप से विभाजित रहता है। कोई भी यहाँ पर अपन को फ्यूजन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में यदि अपन हेड की बात करें तो यहाँ पर हमें श्रृंगिका जो कि एक जोड़ी के रूप में अपन को देखने को मिलती है। यहाँ पर श्रृंगिका का जो की खास बात ये होती है कि अपेक्षाकृत लंबी होती है और ये तंतु रूप होती है, यानी कि जैसे तंतु निकले हुए रहते हैं या जो फाइबर्स निकले हुए रहते हैं उस रूप में पाई जाती है। इसके बाद में जब मुखांक की बात करें तो मैंडिबल एक जोड़ी पाई जाती है, मैक्सिली दो जोड़ी पाई जाती है। उसके बाद में जो ऊपरी ओष्ठ होता है यानी कि जो ऊपर वाला होठ होता है उसकी वो छत है वो एपिस्टोम के द्वारा निर्मित होती है या इसके द्वारा बनाई जाती है। और वैसे ही जो मुख पूर्वी गुहा होते हैं, मतलब जो मुख गुहा से पहले एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है जिसकी छत है वो लेब्रम द्वारा निर्मित की जाती है। उसके बाद में यदि अपन थोरैक्स या वक्ष को देखें तो यहाँ पर अलग अलग जंतुओं में 15 से लेकर 173 खंड यानी कि 173 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। और इस जो थोरैक्स होता है या वक्ष होता है उसके प्रत्येक खंड से में एक जोड़ी जो लेग्स है वो पाए जाते हैं। उसके बाद यदि उपांग की बात करें तो जितने भी यहाँ पर खंड है उसमें जो पहला उपांग होता है वो विष नक्कर यानी कि पॉइजनस क्लोज में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाता है जो कि पोषण में सहायक होता है। अब चूंकि यहाँ पर विष नक्कर पाए जा रहे हैं मतलब ये विष का सेवन करते हैं और दूसरे जंतुओं को ये मार कर खाते हैं, अर्थात इनका जो स्वभाव होता है वो मांसाहारी होता है। उसके बाद में जो श्वसन होगा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर श्वास नलिका या फिर ट्रेकिया के द्वारा होता है। उसके बाद में यदि अपन संवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकांशतः तो सरल नेत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो स्कूटीगेरा वर्ग है आपका उसके अंदर यहाँ पर संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर एक अनुकूलन आता है कि ऐसे सेंटीपीड जो भूमि के अंदर रहते हैं
यथार्थ की भूमिगत सेंटीपीड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नेत्रों का अभाव होता है, अर्थात इनमें आंखें नहीं पाई जाती। इसके बाद यहाँ पर जो श्रृंगिकाएँ होती है उसके आधार पर टोमेश्वरी के ऑर्गन्स पाए जाते हैं या ऑर्गन्स ऑफ टोमेश्वरी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में यदि लिंग की बात करें तो जो सेंटीपीड प्राणी है उनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात यह एक लिंगी होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लक्षण आता है कि यहाँ पर जो इंटरमिटेंट ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो पॉपुलेशन के समय जब यहाँ पर प्रजनन करना होता है उस समय नर होता है वो एक जाल का निर्माण करता है और उसके ऊपर क्या स्पर्मेटोथिका या स्पर्मेटोफोर छोड़ देता है, और जब मादा प्राणी इस जाल के ऊपर से गुजरती है तो इन स्पर्मेटोफोर को अपने जनन छिद्र के ऊपर चिपका देती है। उसके बाद यहाँ पर निषेचन संपन्न होता है। उसके बाद में यदि अपन यहाँ पर जो सेंटीपीड वर्ग है उसको दो उपवर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे हमने इंसेक्टा में देखा था कि वहाँ पर जो पंख के आधार पर, पंख की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो उपवर्ग में वर्गीकृत किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर जो नवजात बच्चा होता है उसके अंदर खंडों का जो समुच्चय होता है वो पूर्ण होता है या फिर अपूर्ण, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एपिमॉर्फा के अंदर जो जन्म के समय होता है उसमें नवजात में सभी खंड पाए जाते हैं, लेकिन एनामॉर्फा जो आपके उपवर्ग होता है उसमें जन्म के समय सभी जो खंड है वो नहीं पाए जाते हैं। उनमें से कुछ खंड क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यदि अपन एनामॉर्फा में देखें तो यहाँ पर केवल 15 जोड़ी टांगें पाई जाती है वयस्क में, अर्थात जब पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, जब लार्वा अवस्था परिवर्तित हो जाती है और वयस्क का निर्माण होता है, तो वयस्क अवस्था आते आते वहाँ पर केवल 15 जोड़ी टांगें शेष रहती है। यदि अपन एपिमॉर्फा का उदाहरण देखें तो इसका सबश्रेष्ठ उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण स्कोलोपेंड्रा है। तो फ्रेंड्स, जब हम वर्डिप्लोपोड की बात करते हैं तो हम देखते हैं इन्हें सामान्यतः मेडिपिस भी कहा जाता है और यह स्थलीय आवास में निवास करते हैं। उसके बाद हम इनके जो शरीर को देखें तो इनके शरीर में जो शीर्ष भाग है, वक्ष भाग और उदर भाग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और उसके बाद यदि अपन हेड पोर्शन या शीर्ष भाग की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगिका पाई जाती है जो कि एक जोड़ी होती है और यह 7 खंडों युक्त होती है, अर्थात इसमें 7 खंड पाए जाते हैं। और यदि अपन कुछ उपांगों की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिबल और मैंडिबल एक जोड़ी पाए जाते हैं और भ्रूण के अंदर 2 जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में आते आते यहाँ पर जो 1 जोड़ी मैंडिबल है वो समाप्त हो जाता है और वयस्क के अंदर केवल 1 जोड़ी मैंडिबल ही पाई जाती है। अब हम ऊपरी ओष्ठ की यदि बात करें तो यहाँ पर जो ऊपरी ओष्ठ की छत होती है उसका निर्माण एपिस्टोम द्वारा किया जाता है और जो मुख पूर्वी गुहा होती है उसकी छत का निर्माण लेब्रम द्वारा किया जाता है। अब यदि अपन वक्ष की बात करें तो वक्ष 4 खंड युक्त होता है और इसमें से पहला खंड है वो कोलम कहलाता है और कोलम हमेशा उपांग रहित होता है, अर्थात कोलम खंड के अंदर कोई भी उपांग नहीं पाए जाते हैं। और जो शेष वक्ष खंड होते हैं उनमें उपांगों के रूप में 1 जोड़ी पैर या लेग्स पाए जाते हैं। अब यदि अपन उदर या एब्डोमेन की बात करें तो उदर के अंदर 20 से लेकर 100 तक की संख्या में खंड पाए जाते हैं और इन खंडों की विशिष्ट बात यह होती है कि हमेशा द्विखंडीय होते हैं, अर्थात 2 खंडों के संलयन से निर्मित होते हैं। इसी कारण इस वर्ग के प्राणियों को अपन डिप्लोपोडा कहते हैं। उसके बाद में यदि अपन इनके स्वभाव की बात करें तो ये शाकाहारी होते हैं और इनमें जो श्वसन है वो ट्रेकिया के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पर भी टोमोस्फेरी के अंग या ऑर्गन ऑफ टोमोस्फेरी पाए जाते हैं। अधिकांश जो सदस्य होते हैं, खास करके नर सदस्य होते हैं, उनमें जो 7 खंड के पैर होते हैं वो गोनोपोड्स में रूपांतरित हो जाते हैं जो कि प्रजनन में सहायक होते हैं। अब
अब जो वर्ग डिप्लोपोड है उन प्राणियों को दो उपवर्गों यानी कि सब क्लासेस में वर्गीकृत किया गया। पहला है सिफेलोग्नेथा और दूसरा है केलोग्नेथा। यदि अपन सिफेलोग्नेथा की बात करें तो इनके अंतर्गत छोटे मिलीपीड्स प्राणी आते हैं और यहाँ पर जो अध्यावरण होता है वो केलोग्नेथा की अपेक्षा मोटा होता है, अपेक्षाकृत मोटा और कोमल होता है, लेकिन जो केलोग्नेथा के प्राणी हैं उनमें अध्यावरण कठोर होता है। उसके बाद में यदि सिफेलोग्नेथा की बात करें तो यहाँ पर गोनोपोड का अभाव होता है, लेकिन केलोग्नेथा में गोनोपोड पाए जाते हैं। उसके बाद में सिफेलोग्नेथा में अपन देखते हैं कि जो प्रतिकारी ग्रंथियाँ होती है अर्थात रिपोग्नेटोरियल ग्लैंड्स होती है वो अनुपस्थित होती है, लेकिन केलोग्नेथा में प्रतिकारी ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब यदि उदाहरण देखें तो सिफेलोग्नेथा के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण लोफोप्रोक्टस है और केलोग्नेथा के अंदर ड्यूलस और ग्लोमेरिस सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जब हम वर्ग सिम्फैला जो कि हमारा 5वां वर्ग है को देखें तो इसके जो जंतु है वो स्थलवासी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो वक्ष होता है वो 14 खंडों से निर्मित होता है और जो पहले 12 खंड होते हैं उनमें एक जोड़ी लेग्स यानी टांगें पाई जाती है। 13वें खंड में गुदारोम या सरकाई पाई जाती है। 14वें खंड में समेटी रोम पाए जाते हैं। सेंसरी जो हेयर्स हैं वो पाए जाते हैं जो कि अलग अलग सेंस करने का काम करते हैं। उसके बाद में मुखांग के अंदर यदि बात करें जो मुखांग है वो जो कीट वर्ग है, जो वर्ग इंसेक्टा है उससे समानता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में जो पैर या लेग्स होते हैं उनके आधार पर कोक्सल सैक पाया जाता है और उसके साथ में स्टाइल भी पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जनन ग्रंथियों की बात करें तो यह जोड़े में पाई जाती है अर्थात युग्मित होती है। जनन छिद्र की बात करें तो यह जो जनन छिद्र होता है वो चौथे खंड पर अधरतः यानी कि वेंट्रली खुलता है। उसके बाद में यदि आप उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण स्कूटी गिरेला है। उसके बाद में जो हमारा अंतिम वर्ग है वर्ग पैरापोरोपोडा। उसकी बात करें तो यह स्थलवासी प्राणी होते हैं। इनमें वक्ष 11 खंड होता है और 9 जो लेग्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो पहला और जो अंतिम खंड होता है उसमें लेग्स या पैर नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर जो पुच्छ खंड होता है अर्थात जो टेल्सन है वो भी उपस्थित होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यहाँ पर जो सिंगिका होती है वो त्रिकशाभिक या ट्राइफ्लैजिलेट होती है अर्थात यहाँ पर 3 कशाभिकाएं सिंगिका के अंदर उपस्थित होती है। यहाँ पर नेत्र अनुपस्थित होते हैं। जो सिंगिका होती है उसके आधार पर स्यूडोसिलिया या आभासी कशाभ पाए जाते हैं और यहाँ पर अंडाशय है वो पृष्ठीय भाग में स्थित होता है जबकि वृषण है वो अधीय भाग पर स्थित होता है। इसका जो उदाहरण है वो पोरोपस कहलाता है जो कि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये हमारा जो ऑर्थोपोडा का वर्गीकरण है वह कंप्लीट होता है। अब हम अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो वर्ग मोलस्का है उसका सामान्य लक्षण देखेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो धन्यवाद।